यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कृपया मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने आपके कपड़े धो दिए उन्हें किसी और ने गंदा किया है। जमीन पर गिरा एक युवक रोते हुए अपने सामने खड़े 3 लोगों से माफी मांग रहा था। ये युवक, जो जमीन पर बिलख रहा था, हमारी कहानी का मुख्य पात्र आदर्श वर्मा है। आदर्श की बात सुनकर अन तीनों में से एक आदमी उसके पेट पर एक जोर से लात मारता है और कहता है, साले, तुझे कितनी बार बोला है, हमारे कपड़े ठीक से धोकर रखा कर। तुझे एक बात समझ नहीं आती क्या? बेटा, अगर सुधर ग्रह में रहना है ना, जैसा बोला जाए चुपचाप वैसा करता जा। वरना, भले हाय हम यहाँ तुझे जान से नहीं मार सकते, लेकिन तू जब तक यहाँ रहेगा, टैब तक चैन से नहीं सो पाएगा। इसलिए तेरे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमारी बात माना कर, वरना आज तो ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर भी दिखा देंगे। आदर्श से इतना कहने के बाद, वो आदमी अपने बाकी दो साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो। उनके चले जाने के बाद आदर्श जैसे तैसे करके खड़ा होता है और एक दीवार के सहारे कमर लगाकर बैठ जाता है। आदर्श अपनी किस्मत को कोसते हुए रो रहा था और अपने आप से कहता है, मैं पागल था जो मैंने उस लड़की को प्रस्तावित प्रपोज किया। अगर मैं उस दिन वो गलती नहीं करता, तो आज मैं यहाँ ऐसी हालात में नहीं होता। लेकिन मेरी गलती क्या थी? बस यही कि मैंने उस लड़की को प्रस्तावित कर दिया था। इतनी सी गलती की कोई इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है? अपने आप से ये कहने के बाद उसकी आंखों के सामने दोबारा से वो दृश्य आने लग जाते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पहुंचा था। अतीत की गंज, एक चाह और एक धोखा। आज आदर्श के गुरुकुल का आखिरी दिन था। आज उसकी 12th की बोर्ड परीक्षा का आखिरी पेपर था। और आज हाई के दिन आदर्श का जन्मदिन था। आदर्श 17 साल की उम्र को पार करके 18 वर्ष का हो गया था। अपनी 12th का आखिरी बोर्ड परीक्षा देने के बाद आदर्श परीक्षा केंद्र से बाहर निकलता है और तुरंत अपने बैग को उठाकर यूज खोलकर देखता है। आदर्श जैसे हाई बैग खोलकर देखता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके बैग में उस समय एक लाल रंग का गुलाब था। आदर्श उस गुलाब को देखकर मुस्कुराए जा रहा था, उसके चेहरे पर शर्म दिखाई दे रही थी। तभी उसके कंधे पर एक लड़का हाथ रखते हुए कहता है, अरे क्या हुआ प्रेमदेव? ऐसे ही अंदर के गुलाब को देखकर खुश हुए जाएगा। वेज एरियन, ये बता क्या तू आज सच में नंदिनी राठौर को प्रस्तावित करने वाला है? देख भाई, मैं तुझे पहले हाई बता दे रहा हूँ, उसके स्टैंडर्ड काफी ऊंच हैं। तेरे मेरे जैसे लड़के तो उसके सामने चींटी के जैसे हैं। इस आवाज को सुन के बाद आदर्श तुरंत अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और अपने बगल में मौजूद लड़के को देखता है। ये लड़का था रोहित, आदर्श का सबसे अच्छा दोस्त, या कहें तो भाई। रोहित को पता था कि आज आदर्श गुरुकुल की सबसे खूबसूरत लड़की नंदिनी राठौर को प्रस्तावित करने वाला है। नंदिनी राठौर ये एक ऐसा नाम था जो गुरुकुल में आए दिन चर्चा में रहता था। नंदिनी राठौर शहर के सबसे दानी परिवार के मुखिया की बेटी थी। आदर्श की तरह पूरे गुरुकुल में नंदिनी को बहुत से लड़के पसंद करते थे, लेकिन सभी लोग नंदिनी से बात करने से डरते थे। लेकिन शायद आज कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक इतने बड़े परिवार से आई हुई लड़की को एक सादे सदे परिवार का लड़का प्रस्तावित करने वाला था। आदर्श पढ़ने में काफी होशियार था, इसलिए उस शहर के सबसे अच्छी गुरुकुल में पढ़ने की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, कि जवानी में सभी होश खो बैठते हैं। उसी तरह हमारे आदर्श ने जब से नंदिनी को देखा, टैब से उसके पीछे दीवाना हो गया। और शायद इसी के चलते उसकी पढ़ाई में भी गिरावट आ गई थी। आदर्श, जो गुरुकुल में पढ़ाई के मामले में शीर्ष छात्र टॉप स्टूडेंट माना जाता था, आज वो मध्यम श्रेणी एवरेज बनकर रह गया था। वही अपने दोस्त की बात सुन के बाद आदर्श गहरी सांस लेता है और अपने दोस्त रोहित से कहता है, भाई, अगर तू मुझे प्रेरित मोटिवेट नहीं कर सकता, तो प्लीज मुझे निरुत्साहित डिस्करेज भी मत कर। और वेज भी करना हाई क्या है? जाकर बस सिर्फ इतना हाई तो कहना है, आई लाइक यू। बस इस जमीन कौन सी बड़ी बात है? आदर्श की बात सुनकर रोहित अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए कहता है, ठीक है, जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा।
लेकिन ट्यून बहुत बार ये कहने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके सामने जाने के तुरंत बाद हाई टू फटू बन जाता है। रोहित की इस बात को सुनकर आदर्श थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, बस कर यार ऐप टू। जिस पर रोहित अपना एक कदम पीछे लेते हुए कहता है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। वेस जा, आ गई तेरी ख्वाबों की मलिका। रोहित की बात सुनकर आदर्श तुरंत पलटते हुए पीछे देखता है, तो वो देखता है कि उसकी आंखों के सामने से एक बहुत हाई आकर्षक और सुंदर शेरा वाली किशोरावस्था की लड़की गुरुकुल से बाहर निकल रही है। वो लड़की इस समय लड़कियन के एक ग्रुप के साथ चल रही थी, लेकिन फिर भी इस पूरे ग्रुप में इस लड़की की सुंदरता को टक्कर देने वाली कोई लड़की नहीं थी। इस लड़की ने गुरुकुल यूनिफॉर्म डाल रखी थी, जो हल्की आसमानी रंग की थी और हाफ स्लीव थी। इस लड़की ने काले रंग की मिनी स्कर्ट डाल रखी थी, जिस वजह से इस लड़की के लंबे गोरे पैर दिखाई दे रहे थे। आसपास के लड़कों की नजर इस लड़की के लंबे गोरे पैरों पर हाई थी। इस लड़की की त्वचा स्किन एकदम दूध के जैसी गोरी थी। इस लड़की ने अपने चेहरे पर हल्का मेकअप और लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। हालांकि गुरुकुल की लड़कियन के लिए मेकअप लगाना वर्जित फॉरबिडन था, लेकिन फिर भी इस लड़की से कोई भी कुछ नहीं कहता था। इस लड़की ने अपने काले बालों को खुला छोड़ रखा था, जिस वजह से इस लड़की के आधी कमर तक लहराते बाल यूज और आकर्षक बना रहे थे। और उसके साइड के बाल आगे जाकर उसकी छाती को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इस लड़की का फिगर किसी परियों की कहानी की परी के जैसा था। वो लड़की अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए जब हंस रही थी, तो उसके मोती के जैसे दांत चमक रहे थे। ये लड़की थी नंदिनी राठौर। इस लड़की को देखकर आदर्श के दिल की गति एकदम बढ़ गई थी, उसकी सांसें भारी होने लग गई थी। पता नहीं ऐसा क्यों होता था, लेकिन जब भी आदर्श इस लड़की को देखता था, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लग जाता था। आदर्श जल्दी से अपने होश में आता है और फिर अपने शहर के अंदर मौजूद सारी हिम्मत को इकट्ठा करके बैग में हाथ डालकर इस गुलाब के फूल को बाहर निकल लेता है। और फिर घबराते और कंप पैरों से इस लड़की के पास जाने लगता है। आदर्श को नंदिनी के पास जाता देखकर रोहित मैन हाय मैन कहता है, ये इंसान हो गया प्यार में पागल। इस लड़की के चक्कर में टॉप से एवरेज बन गया। अगर समय रहते इसने अपने आप को नहीं संभाला तो ये इंसान बन जाएगा लूजर। लेकिन फिर भी मैं खुश हूं, मेरे भाई को आज उसका प्यार मिल जाएगा। रोहित जब तक ये सोच रहा था, तब तक आदर्श नंदिनी के पास पहुंच गया था। नंदिनी को इतने करीब देखकर आदर्श के दिल की गति और तेज हो जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए नंदिनी से कहता है, नंदिनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। अचानक से आदर्श को अपने सामने आता देखकर नंदिनी अपनी आईब्राव ऊपर करते हुए आदर्श को ध्यान से देखती है। लेकिन फिर हल्के मजाकिया अंदाज में नंदिनी आदर्श से कहती है, ओह, तो मिस्टर शीर्ष छात्रा आदर्श को हमसे बात करनी है। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? भले हाय नंदिनी ने ये बात मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अलग तरह का घमंड और गुरूर था। नंदिनी की बात सुनकर आदर्श एक पल के लिए तो चुप हो जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करते हुए आदर्श अपने हाथ में पड़े गुलाब को आगे कर देता और तुरंत अपनी गर्दन नीचे झुकाते हुए एक घुटने पर बैठ जाता है। और अपने शरीर की सारी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए नंदिनी से कह देता है, नंदिनी, आई लाइक यू। वहां पर मौजूद सभी लोग इस दृश्य को देखकर अपनी अपनी जगह पर रुक गए थे। बहुत से लोग तो तुरंत अपना फोन निकलकर इस दृश्य को अपने फोन में कैप्चर करने लग जाते हैं। वही नंदिनी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आदर्श कुछ इस तरह की हरकत कर देगा। लेकिन जब आदर्श को काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो हिम्मत करते हुए अपनी गर्दन ऊपर उठाकर देखता है। लेकिन वो जैसे हाय नंदिनी के चेहरे को देखता है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। इस समय नंदिनी के चेहरे पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। एक पल बाद, नंदिनी तुरंत चिलेट हुए आदर्श से कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रस्तावित करने की? कभी अपने आप को देखा है ट्यून ढंग से? मैं नंदिनी राठौर हूँ, नंदिनी राठौर कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। चल ठीक है, तू मुझे प्रस्तावित कर रहा है तो तू ये बता, तेरे पास 1000 रुपए भी हैं जेब में? फुटी कौड़ी है नहीं, और चले आए नंदिनी राठौर को प्रस्तावित करने। कम से कम प्रस्तावित करने से पहले अपना स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड तो देख लेते। और अगर तुम्हें प्रस्तावित हाई करना था, तो किसी अपने हाई जैसी साधे सदे परिवार की लड़की को प्रस्तावित करते। कम से कम तुम्हारे कामयाब होने के चांस तो बढ़ जाते।
वेज मानना पड़ेगा, तुम में हिम्मत तो बहुत है। ए फ्लैट, यहाँ बैठे बैठे मेरी बातें क्या सुन रहे हो? चलो फूटो यहाँ से। अपनी बात कहने के बाद नंदिनी तुरंत आदर्श को धक्का देते हुए वहां से चली जाती है। वहां पर बहुत से लोग आदर्श का इस तरह से मजाक उड़ाता देखकर हंस रहे थे और बहुत से लोगों को आदर्श पर तरस आ रहा था। नंदिनी के धक्के से आदर्श जमीन पर गिर गया था। लेकिन इस धक्के से ज्यादा नंदिनी की बातों ने आदर्श के दिल पर प्रभाव किया था। उसकी बातों की वजह से आदर्श का दिल 100 टुकड़ों में टूट गया था। आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में उसकी पूरी जिंदगी उजाड़ गई हो। आदर्श अपने मायूस चेहरे के साथ जमीन से खड़ा होता है और फिर जमीन पर गिरे इस गुलाब को देखता है। इस गुलाब को देखकर आदर्श की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो अपना बैग उठाकर बदहवास में वहां से चल पड़ता है। आदर्श को वहां से जाता देखकर रोहित भी तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और यूज रोकने के लिए पीछे से चिल्लाता भी है। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आदर्श को रोहित की बात सुनाई ही नहीं दे रही। आदर्श की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बदोशी में बस चला जा रहा था। लेकिन आदर्श को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक 10-15 लड़कों का ग्रुप काफी देर से उसका पीछा कर रहा है। आदर्श जैसे हाय ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर लोगों की भीड़ बहुत कम होती है, तो वो 10-15 लड़के तुरंत आदर्श को चारों तरफ से घेर लेते हैं। आदर्श को जैसे हाय इस बात का अंदाजा होता है, तो वो तुरंत उन लड़कों की तरफ देखता है और घबराई हुई आवाज में पूछता है, भाई आखिर तुम हो कौन? और मुझसे क्या चाहते हो? तभी इनमें से एक भयानक चेहरे वाला लड़का सामने आता है और आदर्श के चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, अरे बच्चे को डर लग रहा है, लगना भी चाहिए। इतना कहने के बाद तुरंत उस लड़के के हाव भाव बदल जाते हैं। वो अपने दांत पीसता है और तुरंत आदर्श की कॉलर पकड़ते हुए गस में कहता है, साले बड़ा आशिक बन रहा था। ए फ्लैट, कहाँ गया तेरा आशिक पाना? वो लड़का आदर्श से आगे कुछ कह पाट तभी यूज पीछे से एक घमंड भरी आवाज सुनाई देती है, अरे छोड़ दो बच्चे को, डरा कर हाई जान से मार डालेगा क्या? चल अपसाइड हो, जरा मेन भी तो देखुन। मेरी आइटम को प्रस्तावित करने वाला दिखता कैसा है? इस आवाज को सुन के तुरंत बाद सभी लड़के साइड हट जाते हैं। यहां तक कि आदर्श की कॉलर को पकड़े हुए लड़का भी हट जाता है। तभी आदर्श देखता है कि उन सभी लड़कों के पीछे से एक लड़का अपनी बाहों में एक लड़की को लिए उसी की तरफ आ रहा है। उस लड़के ने गुरुकुल ड्रेस हाई पहन रखी थी और वो लड़का देखने में काफी हट्टा कट्टा लग रहा था। लेकिन उस लड़के के गले में गोल्ड चेन, हाथों में ब्रेसलेट, अंगुलियों में अंगूठियां थी। और उस लड़के के पूरे बाएं हाथ पर टैटू बने हुए थे। उस लड़के ने अपने होठों में एक सिगरेट दबा रखी थी और उसके लंबे बाल उसके माथे पर गिरे हुए थे। वो लड़का देखने में एकदम गुंडे मौलियन के जैसा लग रहा था। उस लड़के ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे। आदर्श ऐप ध्यान से देखता है कि यूज गन वाले लड़कों ने भी गुरुकुल ड्रेस पहन रखी है। लेकिन आदर्श जैसे हाय उस लड़के की बाहों में उस लड़की को देखता है, तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। आदर्श के गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि यूज शौक हाय इतना बड़ा लगा था। क्योंकि उस लड़के की बाहों में नंदिनी राठौर थी। और नंदिनी को देखकर साफ पता चल रहा था कि यूज उस लड़के के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नंदिनी को अब उस लड़के के साथ देखकर आदर्श पूरी तरह से टूट गया था। वो लड़का देखने में एकदम खुनखर किस्म का लग रहा था। उस लड़के ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल रखे थे। आदर्श ऐप ध्यान से देखता है कि यूज गन वाले लड़कों ने भी गुरुकुल ड्रेस पहन रखी है। लेकिन आदर्श जैसे हाय उस लड़के की बाहों में उस लड़की को देखता है, तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। आदर्श के गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि यूज शौक हाय इतना बड़ा लगा था। उस लड़के की बाहों में नंदिनी राठौर थी। और नंदिनी को देखकर साफ पता चल रहा था कि यूज उस लड़के के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। नंदिनी को अब उस लड़के के साथ देखकर आदर्श पूरी तरह से टूट गया था। आदर्श को विश्वास नहीं हो रहा था, गुरुकुल में लड़कों से इतना दूर रहने वाली नंदिनी इस समय एक लड़के के साथ इस तरह से चिपकी हुई खड़ी होगी। नंदिनी इस समय जिस लड़के के साथ खड़ी थी, वो लड़का भी शहर के जाने माने उद्योगपति गोविंद शर्मा का इकलौता बेटा विकास शर्मा था।
व्यापार जगत में काम करने वाले लगभग सभी लोगों को पता था कि गोविंद शर्मा उद्योगपति के साथ एक टिकाटवर इंसान भी था, और शायद उसी के रास्ते पर चलते हुए विकास शर्मा भी उसी के जैसा बन रहा था, क्योंकि विकास शर्मा भी देखने में भी किसी भी तरह से भयानक से कम नहीं लग रहा था। विकास शर्मा आदर्श की तरफ देखते हुए कहता है, ए मामूली आदमी, जिंदगी से रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है क्या तेरा? जो मेरी खास दोस्त को प्रस्तावित करने चला तू, इसकी सजा तो अब तुझे मिलकर रहेगी। आदर्श से इतना कहने के बाद विकास शर्मा अपने बगल में खड़े एक लड़के की तरफ देखते हुए कहता है, ए बंटी, चल अच्छे से खर्चा पानी पिला भाई को, खातिरदारी में कोई कासर नहीं रहनी चाहिए। ये सब कहते हुए विकास शर्मा के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। वही विकास शर्मा की बात सुनकर उसके बगल में खड़ा बंटी अपने शेयर को स्ट्रेच करने लग जाता है और फिर अपने बाकी के साथियों की तरफ देखते हुए कहता है, चलो भी, भाई को अच्छे से एक सम्मान देते हैं। उसकी बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लड़के अपनी गर्दन हिला देते हैं और अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लिए आदर्श के पास आ जाते हैं। आदर्श को अच्छे से पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो तुरंत विकास शर्मा से कहता है, भाई भाई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि नंदिनी आपकी सहचर है। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। भाई, बस मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी नंदिनी के सामने नहीं आऊंगा। भाई प्लीज, बस मुझे एक आखिरी बार माफ कर दो, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आदर्श की बात सुन के बाद विकास शर्मा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो नंदिनी राठौर को अपने और करीब खींच लेता है। इसके बाद विकास शर्मा नंदिनी की कमर पर अजीब तरह से हाथ फर्ट हुए कहता है, बेबी, मुझे लगता है आज हम यहाँ पर अच्छे से समय नहीं बीता पेंज। यहाँ पर काफी शोर हो रहा है, तो क्यों ना आज हम किसी विश्राम गृह में चलें? तुम्हारा क्या ख्याल है? नंदिनी भी कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वो भी विकास शर्मा की बातों के पीछे छिपे मतलब को अच्छे से समझ पा रही थी। इसलिए नंदिनी पहले तो एक झलक आदर्श को देखती है और फिर विकास शर्मा की तरफ देखते हुए कहती है, ठीक है बेबी, आज हम विश्राम गृह चलेंगे, लेकिन हमारे विश्राम गृह जाने से पहले किसी और को हमें कहीं और भेजे देना चाहिए। ये सब कहते हुए नंदिनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वही ऐप क्या था? नंदिनी की बात सुनकर विकास शर्मा तुरंत नंदिनी को कमर से छोड़ देता है और आदर्श के पास आता है, और उसके चेहरे को पकड़ते हुए विकास शर्मा यूज कहता है, बेटा छोड़ तो मैं देता तुझे, लेकिन क्या करूं, ट्यून मेरी खास दोस्त पर नजर डाल दी। ऐसे सूखा सूखा तो जाने नहीं दे सकता मैं तुझे, इसलिए थोड़ा तो दर्द सहना पड़ेगा तुझे। इतना कहने के बाद विकास शर्मा आदर्श के चेहरे को छोड़ देता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसकी छाती में एक लात मार देता है, जिस वजह से आदर्श पीछे जमीन पर गिर जाता है। आदर्श के जमीन पर गिरने के बाद विकास शर्मा अपनी अंगुलियों से कुछ इशारा करता है। उसके इशारे को देखकर वो सभी लड़के आदर्श को बुरी तरह से पीटने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में आदर्श के चेहरे से खून निकलने लग जाता है और वो लगभग बेहोश हो गया था। उसके बेहोश होने के बाद विकास शर्मा अपने लड़कों से कहकर यूज गाड़ी में डोलता है और होटल ओएसिस ले जाता है। आदर्श को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक बहुत हाई आरामदायक गड्ढे पर लेता हुआ पाता है, लेकिन आदर्श जैसे हाई अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने पास पुलिस अधिकारी को खड़ा देखकर डर जाता है। आदर्श को होश में आता देखकर एक पुलिस अधिकारी तुरंत आदर्श के हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहता है, देखने में तो काफी शरीफ लगता है तू, लेकिन तेरे इस भोले भले चेहरे के पीछे इतना घटिया इंसान छुपा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। चल, बहुत ले लिए मजे, अब हवालात के भी मजे ल। सच्चे का सामना। इतना कहने के तुरंत बाद पुलिस अधिकारी यूज धक्का मारते हुए कमरे से बाहर निकल देते हैं। आदर्श अपनी सफाई के लिए कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन डर के मारे उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। वो ये पूछना तो चाहता था कि यूज गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अधिकारी के पीछे खड़ा एक सिपाही तुरंत आदर्श को पकड़कर कमरे से बाहर निकालता है। आदर्श के कमरे से बाहर जाने के बाद कमरे के अंदर एक 40 to 45 वर्षीय इंसान आता है, जिसने ग्रे कलर का बिजनेस सूट डाल रखा था। वो इंसान सीधा अधिकारी के पास जाता है। अधिकारी जैसे हाय इस इंसान को देखता है तो वो तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहता है, सर आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है।
आप चिंता मत कीजिए, इस लड़के को कम से कम 2 साल के लिए तो मैं बाहर नहीं आने दूंगा। ये अधिकारी जिस इंसान के सामने इतनी इज्जत के साथ बात कर रहा था, ये इंसान कोई और नहीं बल्कि राठौर परिवार के मुखिया अर्जुन राठौर था। वही अधिकारी की बात सुन के बाद अर्जुन राठौर कहता है, देख अधिकारी, मुझे नहीं पता तू कैसे क्या करेगा। इस लड़के ने मेरी लड़की को सभी के सामने प्रस्तावित करने की हिम्मत की है। इसकी तो मैं जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगा, लेकिन शुरुआत होगी इसकी सुधरग्रह से। मेरी बेटी ने आज तक मुझे जो कुछ भी कहा है, मैंने यूज वो दिया है। इस बात का फैसला भी ऐब वही करेगी, इस लड़के का आखिर करना क्या है। अधिकारी से इतना कहने के बाद अर्जुन राठौर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, अंदर आओ। अर्जुन राठौर का इतना कहने के तुरंत बाद दरवाजे से एक बहुत हाई सुंदर लड़की अंदर आती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नंदिनी राठौर थी। नंदिनी राठौर तुरंत अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन राठौर तुरंत अपनी बेटी नंदिनी के सर को सैल्यूट हुए पूछते हैं, आखिर तुम बैठो, अब हम इस लड़के का क्या करें। अधिकारी साहब कह रहे हैं कि इस लड़के को हम 2 साल के लिए सुधर गृह में रहने देते हैं। तुम बैठो, इसका क्या करें। अगर तुम बोलो तो इस लड़के को गायब करवा दें। अपने पिता की बात सुन के बाद नंदिनी थोड़ी डर गई थी। हालांकि भले हाई वो घमंडी लड़की थी, लेकिन यूज बात बात पर लोगों को जान से मार देना बिल्कुल पसंद नहीं था। और वेज भी यूज पता था कि आदर्श ने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं की है जो यूज जान से मार दिया जाए। उसने तो आदर्श को बस इसलिए पिटवे था ताकि वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर सके। ए फ्लैट वो बिल्कुल संतुष्ट थी, इसलिए वो अपने पिता की तरफ देखते हुए कहती है, डैड, वेज तो उस लड़के की इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने विकास से कहकर यूज अच्छे से पिटवे है। और वेज भी अगर वो 2 साल के लिए सुधर गृह में रहेगा तो उसके लिए हाई बेहतर रहेगा। अगर वो 2 सालों के बाद बाहर आकर कुछ तमाशा करता भी है तो हम बाद में यूज देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 2 साल के लिए सुधर गृह की सजा उसके लिए ठीक रहेगी। नियंत्री का खेल। अपनी बेटी की बात सुन के बाद अर्जुन राठौर भी अपनी गर्दन हिलाते हैं और फिर अधिकारी की तरफ देखते हुए कहते हैं, सुन लिया ना मेरी बेटी ने क्या कहा। ए फ्लैट, काम पर लग जाओ। इतना कहने के बाद अर्जुन राठौर नंदिनी को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वही अर्जुन राठौर के जाने के बाद अधिकारी अपने माथे से पेसीना पूछता है और फिर अपने आप से हाई बड़बड़ाते हुए कहता है, कितनी बेरहम लड़की है, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अस बेचारे लड़के ने इसे प्रस्तावित क्या कर दिया, इसने तो यूज 2 सालों के लिए सुधरग्रह हाई भिजवा दिया। बेचारे अस लड़के की फूटी किस्मत। इस लड़की को छोड़कर किसी और को हाई प्रस्तावित कर देता तो कम से कम ये हालात तो नहीं बनते। खैर, अब हम कर भी क्या सकते हैं। इतना कहने के बाद अधिकारी भी होटल ओएसिस से निकल जाता है। आदर्श को उस समय वो सिपॉय जीप में बैठा चका था। अधिकारी के भी जीप में बैठ जाने के बाद गाड़ी तुरंत पुलिस थाना के लिए चल पड़ती है। पुलिस थाना पहुंचने के बाद सिपॉय आदर्श को एक कोठारी के अंदर बैंड कर देता है। आदर्श इस समय काफी ज्यादा मायूस था, इसलिए हिम्मत करते हुए अब आदर्श अधिकारी से पूछ हाय लेता है, सर, मुझे ये तो बता दीजिए, मुझे गिरफ्तार किस बात पर किया है। इस समय अधिकारी अपने सामने फाइल खोलकर उसमें कुछ काम कर रहा था, लेकिन आदर्श की बात सुन के बाद अधिकारी अपने पेन को फाइल में रख देता है और आदर्श के पास आकर यूज कहता है, बेटा, ज्यादा शरीफ बनने की तो कोशिश मत कर। ट्यून आज एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है, और वो भी शहर के सबसे दानी परिवार की लड़की पर। इसलिए बेटा, अब तू तो गया, कम से कम 2 साल के लिए तो गया। अधिकारी की बात सुन के बाद आदर्श काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इस समय उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई थी। यूं विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कुछ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अगले हाई पैल यूज अपने बेहोश होने से पहले विकास शर्मा और नंदिनी की बात याद आती है। और जैसे हाय ऐसा होता है तो यूज सारा मामला अच्छे से समझ आने लग जाता है। लेकिन सारा मामला समझने के बाद वो और ज्यादा निराश हो गया था। यूस विश्वास नहीं हो रहा था सिर्फ एक लड़की को प्रस्तावित करने से उसकी जिंदगी में इतना खतरनाक ट्विस्ट आ जाएगा। वो समझ गया था कि ये सब विकास शर्मा और नंदिनी की मिली भगत है। मिलन और धोखा। असल मायन में हुआ ये था कि आदर्श के बेहोश हो जाने के बाद वो सभी आदर्श को लेकर होटल ओएसिस आ गए थे। होटल के कमरे के अंदर नंदिनी और विकास शर्मा अपने रिश्ते की सीमा को पार कर गए थे।
अंडोनन के साथ उसी कमरे में आदर्श भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। वही अपना कार्यक्रम निपटाने के बाद विकास शर्मा आदर्श के कपड़े उतारकर यूज नंदिनी के बगल में लेटा देता है और फिर खुद नंदिनी के कपड़े फाड़ कर उसके साथ जबरदस्ती का नाटक करता है ताकि उसकी बॉडी पर कुछ निशान बन जाएं। लेकिन अपना काम करने के बाद विकास शर्मा तो वहां से निकल लिया था। ए फ्लैट उनका प्लान आगे बढ़ाने की बारी नंदिनी की थी। इसलिए नंदिनी तुरंत अपना फोन निकल कर अपने पिता को फोन मिलाकर झूठी कहानी सुना देती है। इसके बाद नंदिनी पुलिस को भी फोन कर देती है और उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है, कैसे आदर्श को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही सुधर गृह के अंदर मौजूद आदर्श को भी सारा मामला समझ में आ गया था। वो अधिकारी को समझाने के लिए कहता है, सर, सच में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए। लेकिन अधिकारी को उसकी किसी भी बातों का फाक नहीं पड़ रहा था। वो अपने डेस्क पर बैठकर दोबारा काम करने लग जाता है। लेकिन उसने अपना काम करना शुरू ही किया था कि तभी पुलिस थाना के अंदर 3 इंसान आ जाते हैं। इन तीनों इंसानों में से एक 55 वर्षीय आदमी था और एक 50 साल की औरत थी और इंडोनन के साथ एक 16 साल की फूल सी जैसी नाजुक एक लड़की थी। वो तीनों जैसे हाई पुलिस थाना के अंदर आते हैं तो उनकी नज़र सीधा कोठारी के पीछे मौजूद लड़के पर पड़ती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आदर्श था। आदर्श जैसे हाई अंटीनॉन को देखता है, अब तक अपने आप को संभाले हुए आदर्श पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ये टीनॉन आदर्श के माता पिता और उसकी छोटी बहन थी। आदर्श की माता उसके गाल पर हाथ रखते हुए उससे पूछती है, बेटा आखिर ये कैसे हुआ? तू यहाँ कैसे फंस गया? अपनी माँ की बात सुन के बाद आदर्श अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। फिर भी वो कोशिश करते हुए अपनी माँ को कहता है, मम्मी, मुझे फांसाया जा रहा है और शायद अब कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे खिलाफ शहर का सबसे दानी परिवार खड़ा है। अपने बेटे की बात सुनकर मीरा की भी आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन वही उसके पिता जतिन उसको डांटते हुए कहते हैं, मैंने तुझसे पहले कहा था इस लड़की बाजी से दूर रह। लेकिन नहीं, मेरी तो कभी सुनी नहीं है तुझे। ए फ्लैट फंस गया ना सुधर ग्रह में। खैर, तू चिंता मत कर, अभी तेरा बाप जिंदा है। भले हाय हमारे खिलाफ शहर का सबसे दानी परिवार खड़ा हो, लेकिन मैं एक अच्छा वकील करके तुझे छुड़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद आदर्श के पिता जतिन वहां से निकल जाते हैं। भले हाय उन्होंने आदर्श को डांटा हो, लेकिन वो था तो उनका बेटा हाय। इसलिए अपने बेटे की ऐसी हालात को देखकर खुद वो भी भावुक हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन वो सभी के सामने ऐसे रो नहीं सकते थे, इसलिए पुलिस थाना के बाहर निकल गए थे। अपने पिता के जाने के बाद आदर्श अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। लेकिन उसकी माता मीरा और उसकी छोटी बहन सलोनी उससे सारी कहानी सुनती है। अधिकारी भी अब इनके फैमिली ड्रामा को देखकर पक गया था। इसलिए वो सिपाही से कहकर मीरा और सलोनी को भी बाहर करवा देता है। उनके जाने के बाद अधिकारी अपने सिपाही की तरफ देखते हुए कहता है, लेकर चल इसको पूछताछ कक्ष में। वहां पर जाने के बाद देखता हूं आखिर ये कैसे झूठ बोलता है। अपनी बात कहने के बाद आदर्श के पिता जतिन वहां से निकल जाते हैं। भले हाय उन्होंने आदर्श को डांटा हो, लेकिन वो था तो उनका बेटा हाय। इसलिए अपने बेटे की ऐसी हालात को देखकर खुद वो भी भावुक हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू आ गए थे। लेकिन वो सभी के सामने ऐसे रो नहीं सकते थे, इसलिए पुलिस थाना के बाहर निकल गए थे। अपने पिता के जाने के बाद आदर्श अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। लेकिन उसकी माता मीरा और उसकी छोटी बहन सलोनी उससे सारी कहानी सुनती है। पुलिस अधिकारी भी अब इनके फैमिली ड्रामा को देखकर पक गया था। इसलिए वो सिपाही से कहकर मीरा और सलोनी को भी बाहर करवा देता है। उनके जाने के बाद पुलिस अधिकारी अपने सिपाही की तरफ देखते हुए कहता है, लेकर चल इसको पूछताछ कक्ष में। वहां पर जाने के बाद देखता हूं आखिर ये कैसे झूठ बोलता है। अंधेरी कोठारी में सवाल जवाब। अपनी बात कहने के बाद वो पुलिस अधिकारी पूछताछ कक्ष के अंदर चला जाता है। आदर्श को एक सिपाही पकड़कर पूछताछ कक्ष में ले जाता है। आदर्श की आंखों पर उस समय काली पट्टी बांध रखी थी। पूछताछ कक्ष में ले जाकर आदर्श को एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है।
कुर्सी पर बैठाने के बाद आदर्श की आंखों पर लगी पट्टी खोल देते हैं। आदर्श देखता है कि वो उस समय एक अंधेरे से भरे कमरे में बैठा हुआ है। उसके सामने एक बड़ी सी मेज रखी हुई थी। उस मेज के ऊपर एक होल्डर में बल्ब लगा हुआ था। उस बल्ब से सिर्फ टेबल के ऊपर हाई रोशनी हो रही थी। वो पुलिस अधिकारी इस समय आदर्श के सामने टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था। आदर्श की आंखों से पट्टी हटने के बाद वो पुलिस अधिकारी आदर्श से सख्त लहजे में पूछता है, बच्चे, अब तू मुझे ये बता, तूने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया? पुलिस अधिकारी की बात सुन के बाद आदर्श डरते हुए कहता है, देखिए सर, मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया है, बल्कि मुझे फांसाया जा रहा है। आदर्श की बात सुनकर वो पुलिस अधिकारी टेबल के ऊपर एक जोरदार हाथ मारते हुए कहता है, चुप, एकदम चुप। जो पूछा जाए सिर्फ वही बैठो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद पुलिस अधिकारी आदर्श से और भी बहुत से सवाल पूछने लग जाता है। जब पुलिस अधिकारी को आदर्श से किसी भी सवाल का जवाब ठीक नहीं लगता तो पुलिस अधिकारी को गुस्सा आने लग जाता है। वो एक सिपाही से कहकर पूछताछ कक्ष का कैमरा बैंड करवा देते हैं। पूछताछ कक्ष का कैमरा बैंड होने के बाद पुलिस अधिकारी अपनी बेल्ट निकालकर आदर्श को टेबल पर उल्टा लेटा देते हैं और उसकी पंथ निकालकर उसके नितंबन बटक्स पर जोर जोर से मान लग जाते हैं। आदर्श से जब ये मार बर्दाश्त नहीं होती तो वो बेहोश हो जाता है। लेकिन आदर्श के बेहोश होने के बाद भी पुलिस अधिकारी आदर्श को 2-3 बार और मारता है। आदर्श की अच्छे से पिटाई करने के बाद पुलिस अधिकारी यूज कोठारी में डाल देता है। लेकिन अगले हाई पैल पुलिस और आदर्श के माता पिता के पास कोर्ट से एक कानूनी नोटिस भेजे दिया जाता है। इस नोटिस में लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाए। और इसी नोटिस से हाई आदर्श की जिंदगी बदल गई थी। आदर्श को कोर्ट में ले जाया जाता है। इतनी जल्दी उसके माता पिता किसी अच्छे वकील को भी नहीं कर पाए थे। और जिस वकील को उन्होंने किया था उसको अर्जुन राठौर ने खरीद लिया था। कोर्ट में नंदिनी राठौर की चिकित्सा रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई जाती है, जिस वजह से आदर्श को दोषी मान लिया जाता है और 2 साल के लिए सुधर गृह की सजा सुना दी जाती है। हालांकि बलात्कार रेप की सजा 10 सालों से कम की नहीं होती है। लेकिन शायद यहाँ पर सभी लोग बाइक हुए थे, यहाँ तक कि न्यायाधीश जज भी। जिस वजह से आदर्श को 2 सालों की सुधर गृह हो जाती है। सुधर गृह में जाने के बाद तो आदर्श की जिंदगी नरक बन गई थी। सुधर गृह के पुराने कैदी यूज रोज सताते थे। इसी तरह एक दिन एक पुराना कैदी आदर्श को अपने कपड़े धोने को कहता है। आदर्श ना चाट हुए भी उस कैदी के कपड़े धो देता है। लेकिन उस कैदी का एक साथी आदर्श को परेशान करने के लिए उस कैदी के कपड़ों को दोबारा गंदा कर देता है। हालांकि ये काटूट अन सभी की मिली भगत थी। इसी वजह से आदर्श इस समय एक दीवार का सहारा लिए सिसक सिसक कर रो रहा था। लेकिन वहां के कैदी आदर्श को रोता हुआ देखकर भी यूज ऐसे नजरअंदाज करते हैं जैसे वो वहां पर है हाय नहीं। आदर्श को इस समय सुधर गृह में आए हुए लगभग 1 महीना हो गया था। इस 1 महीने में आदर्श 1 दिन भी चैन से सो नहीं पाया था। 1 महीने में 30 दिन होते थे, लेकिन इस 1 महीने में आदर्श इन 30 दिनों से दुगनी बार सुधर गृह के पुराने कैदियों से पिट चुका था। काफी देर तक रोने के बाद आदर्श अपने आप से हाय कहता है, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। रोशनी की किरण, एक अनजान गुरु। इतना कह आदर्श अपनी जगह से खड़ा होता है। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद आदर्श को एक नुकीली लोहे की जुंग लगी हुई लंबी पत्ती दिखाई देती है। हालांकि इस समय उस लोहे की पत्ती को पकड़े हुए आदर्श के हाथ कंप रहे थे। लेकिन शायद अब वो इस जिंदगी से बहुत दुखी हो चुका था। इसलिए वो अपनी आंखें बंद करता है और उस पत्ती को अपनी गर्दन पर रख लेता है। भले हाय उस पत्ती पर इस समय जुंग लग चुका हो, लेकिन वो थी काफी नुकीली, जिस वजह से आदर्श की गर्दन से खून निकलने लग गया था। आदर्श उस पत्ती को खींचता तो है, लेकिन वो यूज पूरा नहीं खींच पाता। यूज ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस लोहे की पत्ती को पकड़ लिया हो। हालांकि अभी हाय आदर्श की गर्दन से खून बह रहा था। हालांकि उस लोहे की पत्ती ने गहराई में आदर्श की गर्दन को नहीं काटा था, लेकिन उसकी त्वचा और उसकी गर्दन का मांस हल्का कट गया था, जिस वजह से वहां से काफी खून बह रहा था और उस समय आदर्श को भी काफी दर्द हो रहा था। आदर्श तुरंत अपनी आंखें खोलकर देखता है।
लेकिन वो अगले हाई पैल जो दृश्य देखता है तो उसकी आंखें हैरानी में बड़ी हो गई थी। इस समय उसके बगल में एक 50 साल का बूढ़ा इंसान खड़ा था और असनुकीली लोहे की पत्ती ने उसकी गर्दन को इतनी आसानी से काट दिया था। उसको उस बूढ़े आदमी ने अपनी 2 अंगुलियों से पकड़ रखा था और उनसे हल्का सा भी खून नहीं निकल रहा था। इस बूढ़े इंसान की लंबी लंबी दाढ़ी मूछें थी और लंबे बाल थे। इस बूढ़े इंसान ने अन बालों का जुदा बंद बना रखा था। वो बूढ़ा इंसान आदर्श की तरफ देखते हुए अपनी कर्कश आवाज में कहता है, आखिर क्या हुआ? क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि जीवन मिलना इतना हाय आसान होता है जितना यूज खत्म करना? बच्चे, मुझे नहीं पता आखिर तुम ये फैसला क्यों ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा ये फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला है। क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुम मर गए, तो तुम्हारे अपनों का क्या होगा? सभी को जीवन किसी ना किसी कार्य को करने के लिए मिलता है। इस संसार में आए हर एक प्राणी को अपना कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। बस हमें अपने इस कर्तव्य को पहचानना पड़ता है। वेज बच्चे, तुम्हें इतना ज्ञान देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम आत्महत्या सुसाइड क्यों करना चाहते थे? इतने दिनों बाद आज आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी बात सुन वाला है। इसके बाद आदर्श उस बूढ़े इंसान को अपनी शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी कहानी सुना देता है। आदर्श की बात सुन के बाद वो बूढ़ा इंसान आदर्श की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो बात यह है, वेज, क्या तुम मुझे बता सकते हो इस सिचुएशन में गलती किसकी है, तुम्हारी या उसकी? इस बूढ़े इंसान के इस अजीब तरह के सवाल को सुनकर आदर्श यूज अजीब तरह से देखने लगता है। लेकिन फिर भी आदर्श यूज बताते हुए कहता है, शायद मैं अपनी इस हालात का जिम्मेदार खुद हूँ। अगर मैं इस लड़की को प्रस्तावित नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन मुझे यहाँ तक भेजाने वाली वो लड़की है, इसलिए मेरी हालात की जिम्मेदार वो लड़की भी है। आदर्श की बात सुन के बाद वो बूढ़ा इंसान आदर्श की तरफ देखते हुए कहता है, दिलचस्प टाक विटाक अच्छा कर लेते हो। वे सच बताऊं, इस हालात के जिम्मेदार ना तो तुम हो और ना ही वो लड़की। तुम्हारी किस्मत में यहाँ पर आना लिखा था तो तुम यहाँ पर आए। किस्मत से ज्यादा और किस्मत से कम ना आज तक किसी को मिला है ना कभी मिलेगा। लेकिन किस्मत ये तय करती है कि हमें जाना कहाँ पर है। लेकिन किस्मत ये तय नहीं करती कि हमें जाना वहाँ पर कैसे है। ए फ्लैट, तुम मुझे खुद बैठो। क्या तुम्हें पता था कि अगर तुम उस लड़की को प्रस्तावित करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं ना। इसलिए अपने अतीत पास्ट को भूलो और अपने वर्तमान प्रेजेंट को सुधारो ताकि भविष्य फ्यूचर सुधर सके। उस बूढ़े इंसान की बात सुन के बाद आदर्श को उस बूढ़े इंसान की कुछ कुछ बातें समझ में आती है और कुछ कुछ उसके सर के ऊपर से जाती है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद आदर्श दोबारा से उस बूढ़े इंसान से कहता है, मैं आपकी बातों को तो समझ रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ? सुधर ग्रह में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर मौजूद सभी लोग मुझे हर दिन परेशान करते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन ये मुझे नहीं मार। परंपरा का ज्ञान और आदर्श का संकल्प। आदर्श की इस बात को सुन के बाद वो बूढ़ा इंसान कुछ सोचता है और फिर यूज कहता है, ठीक है, तो फिर अब से तुम मेरे साथ रहना। तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारी इस गर्दन की चोट को ठीक करना होगा। अपनी बात कहने के बाद वो बूढ़ा इंसान अपने कुर्ते की जेब से एक सफेद रंग का पाउडर निकालता है और यूज आदर्श की गर्दन पर लगा देता है। आदर्श की गर्दन पर जैसे हाई वो पाउडर लगता है तो उसकी गर्दन से खून बहना बैंड हो जाता है और धीरे धीरे वो घाव भी भरने लग गया था। आदर्श को भले हाई इस समय दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर पा रहा था कि उसका घाव ठीक हो रहा है। घाव के ठीक होने के बाद आदर्श उस बूढ़े इंसान के पीछे जाने लगता है। उस बूढ़े इंसान के साथ जाते जाते आदर्श एक बड़ी सुधर ग्रह के सामने पहुंच गया था। ये सुधर ग्रह आदर्श की सुधर ग्रह से 4 गुना बड़ी थी। और इस पूरी सुधर ग्रह में ये बूढ़ा इंसान हाई रहता था। आदर्श को पता चलता है कि इस बूढ़े इंसान का नाम देवराज है। वो बूढ़ा देवराज आदर्श को एक किताब देते हुए कहता है, इस किताब में पारंपरिक युद्ध कला मार्शल आर्ट्स का बेसिक लिखा हुआ है। कल तक इसे पूरा याद कर लेना। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होगी। और कल से तुम मुझे आप कहकर नहीं, बल्कि आचार्य या गुरु कहकर संबोधित करोगे। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम इस दुनिया को जितना देखते हो, ये दुनिया उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी है।
और इसमें कुछ ऐसे ऐसे राज भी छिपे हुए हैं जिनका छिपे रहना हाई ठीक है। मेन ऐप तुम्हें पारंपरिक युद्धकला के साथ और भी बहुत सी विद्याएं नॉलेज सिखाऊंगा, जो विद्या हमारे प्राचीन भारत के समय से चलती आ रही है। मुझे ये तो नहीं पता तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 2 साल ऐप तुम मुझे समर्पित कर दो। बूढ़े देवराज की बात सुन के बाद आदर्श पहले तो थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है, लेकिन फिर यूज पता चलता है कि उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर वो यूज माना करता है तो वो ऐसे ही पूरी जिंदगी लोगों से प्रताड़ित हैरेस्ट होता रहेगा, और अगर वो हाँ भरता है तो वो यहाँ से बहुत ऊपर उठ सकता है और शायद अपने माता पिता और छोटी बहन को एक अच्छा जीवन दे सकता है। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद आदर्श अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, ठीक है आचार्य, आज से 2 सालों तक मेरा जीवन आपके लिए समर्पित रहेगा। आदर्श की बदलती जिंदगी, प्रशिक्षण और रिहाई। आदर्श की बात सुन के बाद बूढ़े देवराज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और फिर अगले दिन से शुरू होती है आदर्श की खतरनाक ट्रेनिंग। 10 दिन के बाद से आदर्श सुधर ग्रह में कभी भी दिखाई नहीं दिया। आदर्श बूढ़े देवराज के साथ हमेशा ट्रेनिंग करता रहता था। शुरू शुरू में तो आदर्श को काफी दिक्कत आ रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आदर्श को इस चीज की आदत हो गई थी। बूढ़ा देवराज इन 2 सालों में आदर्श को अपने ज्ञान के समंदर की हर बूंद देना चाहता था। आदर्श भी कड़ी मेहनत करता था। वो 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे हाई सोता था। वो पूरे दिन पारंपरिक युद्धकला, आयुर्वेदा की प्राचीन विद्याओं की ट्रेनिंग करता रहता था। बूढ़े देवराज ने भी नहीं सोचा था कि जो चीज उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करने में इतने साल लग गए थे, वो ये लड़का 2 सालों में प्राप्त कर लेगा। क्योंकि इस समय आदर्श को ट्रेनिंग करते करते पूरे 2 साल बीत गए थे। कल आदर्श की रिहाई रिलीज का दिन था, और आज आदर्श बूढ़े देवराज के सुधर ग्रह में इस समय अपने दोनों हाथों में एक एक तलवार पकड़े हुए था और उन्हें काफी तेजी से चला रहा था। लेकिन ये तलवार कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं थी, बल्कि ये काफी लचीली फ्लेक्सिबल थी। और वैसे भी इसे तलवार कहना गलत होगा, क्योंकि इसमें हैंडल के अलावा तलवार के जैसा कुछ भी नहीं था। बल्कि इसमें तो हैंडल के साथ 7 अलग अलग तरह के लचाइल ब्लेड लगे हुए थे। आदर्श अन ब्लेड को इतनी रफ्तार में चला रहा था कि उन्हें नाम नज़ारों से देखना लगभग नामुमकिन था। इस ब्लेड को चलाने में एक छोटी सी गलती आदर्श की खुद की भी जान ले सकती थी। इस तलवार को भारत में उरुमी कहा जाता है। इन 2 सालों में आदर्श हर तरह के पारंपरिक युद्धकला फॉर्म और टेक्निक में एक्सपर्ट हो गया था। इन 2 सालों में उसने बहुत सी विद्याएं भी प्राप्त की थी। वो आयुर्वेदा में भी काफी आगे आ चुका था। अपनी उरुमी की प्रैक्टिस करने के बाद आदर्श बूढ़े देवराज के पास जाता है और उसके सामने झुकते हुए कहता है, आचार्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने मुझे ये अनमोल ज्ञान दिया। आपने एक नालायक वर्थलेस लड़के को इतना ज्यादा टिकाटवर बना दिया कि जिससे अब इस दुनिया में सिर्फ जाइन चुने हाई लोग लड़ सकते हैं। आदर्श की बात सुन के बाद बूढ़ा देवराज पहले तो हल्का मुस्कुराता है और फिर गंभीरता के साथ आदर्श को कहता है, आदर्श, अपने आप पर आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को गड्ढे में धकेल देता है। मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस दुनिया के सबसे टिकाटवर इंसान बन गए हो? नहीं, बल्कि इस दुनिया में तुमसे भी बहुत ज्यादा टिकाटवर लोग रहते हैं। अपने आप पर हरदम विश्वास रखना, लेकिन कभी भी अपनी ताकत का घमंड मत करना, वरना जिस दिन भी तुमने ऐसा किया, कोई तुमसे भी टिकाटवर आएगा और तुम्हें हारा कर चला जाएगा। मैंने तुम्हें ये सब सिखाया, तो मुझे इन सब का अच्छे से ज्ञान होगा। इस हिसाब से मैं भी कम टिकाटवर नहीं हूँगा। तुम खुद सोचो, मैं इतना टिकाटवर हूँ, फिर भी मैं इस सुधर ग्रह में हूँ क्योंकि मुझे किसी से डर है, और उसी के डर की वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करना। वैसे तो कल तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद हरदम तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम भी अपने इस बूढ़े आचार्य को मत भूलना। अपने आचार्य की बात सुन के बाद आदर्श काफी ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन वो अपना सर झुकाते हुए उन्हें कहता है, जी आचार्य, मैं हमेशा आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। इन 2 सालों बाद मैं कल अपने माता पिता और छोटी बहन का चेहरा देखूंगा। मुझे इन सभी चीज़ों की शिक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य। अपने आप पर आत्मविश्वास होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास इंसान को गड्ढे में धकेल देता है।
मुझसे ट्रेनिंग लेने के बाद तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम इस दुनिया के सबसे टकाटवर इंसान बन गए हो? नहीं, बल्कि इस दुनिया में तुमसे भी बहुत ज्यादा टकाटवर लोग रहते हैं। अपने आप पर हरदम विश्वास रखना, लेकिन कभी भी अपनी ताकत का घमंड मत करना। वरना जिस दिन भी तुमने ऐसा किया, कोई तुमसे भी टकाटवर आएगा और तुम्हें हारा कर चला जाएगा। मैंने तुम्हें ये सब सिखाया, तो मुझे इन सब का अच्छे से ज्ञान होगा। इस हिसाब से मैं भी कम टकाटवर नहीं हूँगा। तुम खुद सोचो, मैं इतना टकाटवर हूँ, फिर भी मैं इस सुधर ग्रह में हूँ। क्योंकि मुझे किसी से डर है, और उसी के डर की वजह से मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड मत करना। वेस तो कल तुम यहाँ से चले जाओगे, लेकिन मेरा आशीर्वाद हरदम तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम भी अपने इस बूढ़े आचार्य को मत भूलना। अपने आचार्य की बात सुन के बाद आदर्श काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन वो अपना सर झुकाते हुए उन्हें कहता है, जी आचार्य, मैं हमेशा आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। मुझे इन सभी चीज़ों की शिक्षा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य। आचार्य से अपनी बात कहने के बाद आदर्श हाई मैन अपने आप से कहता है, इन 2 सालों बाद मैं कल अपने माता पिता और छोटी बहन का चेहरा देखूंगा। इन 2 सालों में उन्होंने मेरी वजह से कितने दुख झेलने पड़े होंगे। मैं अपने आप से वादा करता हूं कि ऐप से उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। एक अनमोल भय और उजली सुबह की आशा। आचार्य देवराज को भी पता था कि आदर्श इस समय अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है। इसलिए वो यूज परेशान नहीं करते। कल आदर्श को रिहा किया जाने वाला था, और अब तक शाम हो गई थी। कल सुधर ग्रह से आजाद होने के बारे में सोच सोच कर हाय आदर्श काफी ज्यादा खुश हुए जा रहा था। इन 2 सालों के दौरान आज पहली बार आदर्श इतना खाली बैठा हुआ था। तभी उसके बगल में आचार्य देवराज आते हैं। आचार्य देवराज अपनी जेब से एक चांदी का सिक्का निकालकर आदर्श को देते हुए कहते हैं, आदर्श, कल से तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। मुझे जितना आता था, मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया। मैंने तुम्हें अंधेरी दुनिया, अंडरवर्ल्ड के बारे में भी बहुत कुछ बताया है। भले हाय तुम्हें अंधेरी दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चल गया हो, लेकिन तुम अंधेरी दुनिया की दुनिया से अभी बहुत दूर हो। अगर तुम अंधेरी दुनिया की दुनिया से जुड़ना चाहते हो, तो ये चांदी का सिक्का तुम्हारी मदद करेगा। इस सुधर ग्रह में एक इंसान रहता है, जिसका नाम वीर है। जाने से पहले एक बार उससे मिल लेना। अगर वो तुमसे कोई ज्यादा सवाल जवाब करे, तो यूज ये सिक्का दे देना। इसे लेने के बाद वो तुम्हारे हर कार्य में भी मदद करेगा। तुम उससे जो चाहो, वो मांग लेना। अपनी बात कहने के बाद आचार्य देवराज बिना आदर्श की बात सुने खड़े होकर वहां से चले जाते हैं। आदर्श भी इस सिक्के को अपने हाथ में लिए आचार्य देवराज को बस जाते हुए देखता रहता है। जब आचार्य देवराज उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं, तो वो अपने हाथ में मौजूद चांदी के सिक्के को ध्यान से देखता है। आचार्य देवराज के कहने से यूज ये तो पता चल गया था कि ये सिक्का चांदी का था। लेकिन वो ये देखकर हैरान था कि इस चांदी के सिक्के के अंदर एक इन्फिनिटी लूप पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न का ना ही कोई शुरुआत थी और ना ही कोई एंड। इस सिक्के को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ते हुए आदर्श कहता है, आचार्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल से मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है। भले हाय आचार्य की ट्रेनिंग से मैं काफी पावरफुल हो गया हूँ, लेकिन मेरी फैमिली तो मेरी तरह टकाटवर नहीं है ना। लेकिन आचार्य की बातों से मुझे इतना तो अंदाजा लग गया कि अब मेरा जीवन एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना होगा, और उसके लिए काम आएगा ये सिक्का। वीर से मुलाकात, एक बदला हुआ आदर्श। इतना कहने के बाद आदर्श इस सिक्के को अपनी पंथ की जेब में डाल लेता है, और आचार्य देवराज की सुधर ग्रह से निकलकर वो एक दूसरी कोठारी के सामने आ जाता है। आदर्श इन 2 सालों में आज सुधर ग्रह के अजहिस की तरफ आया था, जिस वजह से बहुत से कैडी उससे कोई नया बकरा समझ रहे थे। लेकिन वहां पर एक ऐसा कैडी भी था, जो आदर्श को वहां पर देखकर काफी हैरान था। ये कैडी वही इंसान था, जो आदर्श को अपने कपड़े धोने को कह रहा था। लेकिन आज आदर्श को देखकर उस कैडी को आदर्श से हल्का डर महसूस हो रहा था, क्योंकि आज का आदर्श 2 साल पहले वाले आदर्श से काफी बदल गया था। जहां पर 2 साल पहले आदर्श एक मासूम सा छोटा सा पतला डबल बच्चा लगता था, जो हर किसी से डरता रहता था। लेकिन आज के आदर्श में कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ था।
यहाँ तक कि उसका चेहरा भी काफी मस्क्यूलर हो गया था। उसके चेहरे पर पहले जो डर के भाव रहते थे, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसके चेहरे पर अब वो बच्चों वाली मासूमियत नहीं थी, बल्कि अब तो वो दिखने में काफी हैंडसम और जवान लग रहा था। ए फ्लैट उसकी उम्र 20 साल हो गई थी, जिस वजह से अब वो पहले से थोड़ा ज्यादा मर्द लग रहा था। आदर्श भी अस्कैडी को देख लेता है, लेकिन वो यूज नजरअंदाज कर देता है। वो सीधा अस्कोठारी के अंदर जाता है। इस समय अस्कोठारी के अंदर 6 लोग थे। लेकिन आदर्श तो अस्कोठारी के अंदर आने के बाद सभी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम में से वीर कौन है? आदर्श की बात सुन के बाद वहां पर मौजूद सभी कैडी आदर्श को ऐसे देखने लग जाते हैं जैसे अगले हाई पैल वो उसका मर्डर कर देंगे। जब आदर्श देखता है कि उसके सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे रहा है, तो वो दोबारा से सभी की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या कोई बता सकता है, तुम में से वीर कौन है? मुझे उससे अर्जेंट मिलना है। आदर्श के इस बेबकी भरे अंदाज को देखकर एक कैडी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और आदर्श की तरफ आते हुए कहता है, ए बच्चे, ज्यादा चर्बी चढ़ी है। दिखाई नहीं दे रहा क्या, इस समय रात हो चुकी है। अगर तुझे किसी से मिलना है तो कल सुबह आना। चल, निकल। वीर का परिचय और आदर्श की डिमांड। वो इंसान आदर्श को ऐसे देख रहा था जैसे आदर्श उसके लिए कोई मेन हाई नहीं रखता है। उसने ये सब आदर्श के गाल थाप थपाटे हुए कहा था। आदर्श भी समझ पा रहा था कि ये इंसान यूज जानबूझकर टारगेट कर रहा है। लेकिन शायद इस इंसान को नहीं पता था कि वो किसी मुसीबत को ललकार रहा था। अपने आप को इस तरह से ह्यूमिलिएट होता हुआ देखकर आदर्श को काफी गुस्सा आता है। हालांकि पारंपरिक युद्धकला की ट्रेनिंग से आदर्श का टेम्पर तो काफी अच्छा हो गया था, इसलिए यूज इतनी जल्दी ऐप गुस्सा नहीं आता था। लेकिन यूज पता था कि वो किस तरह के लोगों के बीच में है। हालांकि आदर्श को पहले भी गुस्सा आता था, तो भी वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब बात कुछ और थी। आदर्श तुरंत इस इंसान का हाथ उसकी कलाई से पकड़ लेता है और अपनी आंखों में बिना किसी इमोशन के इस इंसान की तरफ देखता है। और फिर काफी गंभीरता से उससे पूछता है, क्या तू वीर है? ये सवाल करते वक्त उसकी आवाज में भी कोई इमोशन नहीं था। ये सवाल पूछते हुए आदर्श इस इंसान की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था, जिस वजह से इस इंसान को काफी दर्द हो रहा था। लेकिन वो भी कोई ऐसा वैसा गुंडा नहीं था। वो दर्द को अच्छे से सहन कर रहा था। लेकिन इस इंसान को पता नहीं था कि पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। आदर्श की पकड़ धीरे धीरे और मजबूत होती जा रही थी, जिस वजह से उसके हाथ में बीता हुआ खून रुक गया था। ए फ्लैट यूज अपनी कलाई में भी इंतहा दर्द महसूस हो रहा था। इस इंसान को तो अब ऐसा लगने लग गया था जैसे किसी भी पल उसकी कलाई की हड्डी टूट सकती है। ए फ्लैट इस इंसान से वो दर्द सहन नहीं होता, इसलिए वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है, आह, आह, आह। इसके बाद तो वो इंसान दर्द में बिलबिलाते हुए आदर्श के सवाल का जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी बात सुन के बाद आदर्श उसकी कलाई को मरोड़ देता है। और अगले हाई पैल पूरे कोठारी में हाडियों के टूटन की आवाज सुनाई देती है। इस इंसान की कलाई को तोड़ने के बाद आदर्श यूज छोड़ देता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अगली बार किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, वरना अगली बार तुम्हारी कलाई की जगह गर्दन होगी। बस इतना कहने के बाद आदर्श दोबारा से बाकी के कैडियों की तरफ देखते हुए कहता है, क्या आप कोई बताएगा तुम में से वीर कौन है? इस बार आदर्श की बात सुन के बाद सभी कैडी एक कैडी को देखने लग जाते हैं। आदर्श भी उन सभी की नज़ारों का पीछा करता है और उस कैडी को देखता है। आदर्श देखता है कि वो कैडी एक 40 से 45 साल का व्यक्ति है। उसकी आंखें किसी चील की आंखों के जैसी थी और उसकी फ्रेंच दाढ़ी मूंछ थी। इस इंसान के हल्के भौर रंग के मीडियम लेंथ के बाल थे। इस इंसान ने अपनी राइट आईब्राउ के ऊपर डू पियर्सिंग करवा रखी थी। इस इंसान ने भी बाकी के कैडियों की तरह कपड़े पहन रखे थे। बस फर्क ये था कि उसके गले में एक चांदी की मोती चेन थी। आदर्श इस इंसान को एक पल के लिए ध्यान से देखता है और फिर अपनी जेब से वो चांदी का सिक्का निकालकर उसकी तरफ उछल देता है। जब आदर्श वीर को देख रहा था, तो वीर भी आदर्श की तरफ देख रहा था। वीर यही सोच रहा था कि वो सामने वाले से तो कभी मिला नहीं, तो वो यूज क्यों ढूंढ रहा है। लेकिन वीर को लग रहा था कि सामने वाला यूज ढूंढ रहा है, तो जरूर उससे कोई काम होगा। लेकिन वीर ये देखकर हैरान हो जाता है कि सामने वाला उससे कुछ भी ना कहकर उसकी तरफ एक चीज उछल रहा है।
वीर भी अब ये जानने के लिए काफी उत्सुक था कि आखिर सामने वाला यूज क्यों ढूंढ रहा है। वीर तुरंत अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उस चीज को पकड़ लेता है जो आदर्श ने फेंकी थी। लेकिन वीर उस चीज को पकड़ने के बाद जैसे हाय अपनी मुट्ठी खोलकर उस चीज को देखता है तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वीर काफी देर तक उस सिक्के को लगातार देखता रहता है। तकरीबन 5 मिनट के बाद वीर अपनी गर्दन उठाकर आदर्श की तरफ देखता है और गंभीरता से पूछता है, आखिर तुम क्या चाहते हो? परिवार की सुरक्षा, आदर्श का अनुरोध। वीर की बात सुन के बाद वहां पर बैठे सभी कैदी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अन सभी को अच्छे से पता था कि वीर क्या चीज है। लेकिन वही आदर्श वीर की बात सुन के बाद उसके पास आकर बैठता है और फिर गंभीरता से कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम किसी को प्रोटेक्शन दो। आदर्श के बाद सुन के बाद वीर हैरान था। यूस लगा था कि सामने वाला उससे जरूर बहुत कुछ बड़ा मांगेगा। लेकिन सामने वाला तो किसी को प्रोटेक्ट करने को कह रहा था। लेकिन वीर तुरंत पूछता है, उनकी पहचान क्या है? वीर की इस बात पर आदर्श गहरी सांस लेता है और फिर अपनी पंथ की पॉकेट से 3 फोटो निकालकर वीर की तरफ बढ़ा देता है। भले हाय आदर्श पिछले 2 सालों से सभी से अलग हो गया था, लेकिन समय समय पर वो अपने आचार्य देवराज से कहकर अपने परिवार वालों की खबर निकलवाता रहता था। ये 3 फोटो भी आचार्य देवराज ने हाई यूज दी थी। आदर्श अंटीनॉन फोटो को वीर को देते हुए कहता है, मेरे आचार्य कह रहे थे कि तुम्हारा अंधेरी दुनिया में काफी अच्छा दबदबा है। ए फ्लैट मैंने तुम्हें वो सिक्का दिया है तो तुम्हें इन तीनों को प्रोटेक्शन देनी होगी। मैं पहले हाई बता दे रहा हूँ, ये तीनों मेरे फैमिली मेंबर हैं और मैं नहीं चाहता कि इन्हाइन कोई परेशानी हो, इसलिए तुम इन्हाइन प्रोटेक्शन दोगे। आदर्श की बात सुन के बाद वीर तीनों फोटो को अपने हाथ में ले लेता है और एक एक करके तीनों फोटो को देखता है और फिर आदर्श की तरफ देखते हुए कहता है, ठीक है, काम हो जाएगा। वेस कोई और फरमाइश? जिस पर आदर्श सिर्फ इतना कहता है, अभी के लिए तो नहीं है, बाकी का बाद में देखेंगे। वीर का फैसला और आदर्श का इंतजार। वीर से इतना कहने के बाद आदर्श अपनी जगह से खड़ा होता है और बिना किसी से कुछ बोले कोठारी से निकल जाता है। आदर्श के जाने के बाद वीर के बगल में मौजूद कैदी वीर की तरफ देखते हुए कहता है, वीर दादा, आखिर था कौन वो लड़का? और उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह से बात करने की? आप बोलो तो अभी हाय इस बच्चे को अच्छा सा मजा चाखा दूंगा। अस्कैडी की बात सुन के बाद वीर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने हमें एक काफी कीमती ट्रेजर दिया है, इसलिए हम उसकी इतनी तो मदद कर हाई सकते हैं। और वेज भी उसने कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं रखी है। इतना कहने के बाद वीर उन फोटो को अस्कैडी की तरफ करते हुए कहता है, ल इन फोटो को ध्यान से देख ल और जल्द से जल्द प्रभु को बता देना कि उनकी प्रोटेक्शन में 6 लोगों को लगा दे। वीर की बात सुन के बाद वो इंसान तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए कहता है, ठीक है वीर दादा, मैं कल हाई प्रभु भाई को इन लोगों की प्रोटेक्शन में लोगों को लगाने के लिए कह दूंगा। उस इंसान की बात सुन के बाद वीर अपनी गर्दन हिलाते हुए दोबारा से चुपचाप बैठ जाता है। इस समय आधी रात बीत गई थी और सभी कैदी आराम से सो रहे थे। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो अभी भी जागा हुआ था। यूस आज की रात बहुत लंबी लग रही थी। ये इंसान आदर्श था। जब आदर्श को काफी देर तक नींद नहीं आती, तो आदर्श अपनी जगह से खड़ा होकर सुधरगृह के अंदर हाय अपने पारंपरिक युद्धकला की प्रैक्टिस करने लग जाता है। ऐसे ही चीज़ों देखने के लिए शुरू शुरू के लिए हमेशा हमको तमलीग को बात करें और टेलीग्राम चैनल से जब भी जॉइन करें तो अपने लिंक की इंटरनेट